देखें जरा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे, तो मैं बार बार आपको अनाउंस करता हूं कि डाउट्स अपने 3 से 4 के बीच में आके अपने डाउट्स क्लियर करें, या आफ्टर द क्लास 5 to 6 में अपने डाउट्स क्लियर करें। देखो जरा प्लीज, अभी हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 4। क्लास कौन सी है? 11। चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 4 11th क्लास। चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM में फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा, दैट इज न्यूटन्स थर्ड, जो हमने कंप्लीट करा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड। लेट मी क्लियर अगेन। आपके डाउट्स क्वेरीज हैं तो क्लास से पहले, क्लास के बाद आई एम अवेलेबल, यू आर वेलकम। क्लास होती है पहले Let us have a cup of tea in my office after the class. After the class. ये तो कहना चाह रहे हैं। ये समझाने के लिए क्लास अरेंज कर देता हूँ। ठीक, कब मिलें, क्लास कब रखें, ठीक है, रख लें। क्लास कब रखें उसको समझने के लिए भी क्लास रखनी पड़ेगी। चलिए देखिए जरा, आज का टॉपिक क्या है। अपनी छोटी छोटी क्वेरीज के लिए हम कई बार ज़्यादा वरीड होते हैं, टाइम बहुत है, अपना टाइम बस जो मिस मैच हो रहा है वो ध्यान रखना है। जो मैच कर रहा है उसको बचा के, जो बच रहा है टाइम उसमें हमने क्वेरीज लेनी है। आज का टॉपिक क्या है, प्लीज टॉपिक पे आते हैं। देखें जरा, आज का टॉपिक इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। पेन रख दो। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज, सुन रहे हो? कहाँ सुन रहे हैं? कुछ बच्चे पेज पलट रहे हैं। फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होप इट इज क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? विच अपोजेस, किसको अपोज करता है? मोशन को। विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। ध्यान दें, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मोशन नहीं हो पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। यानी फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे चलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या करता है? इसको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी इसके ऊपर स्लिप होने से रोक रहा है। रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप होने से रोक रहा है। जैसे मैं वॉक कर रहा हूं, आप हम सब वॉक करते हैं, रन करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। वी कैन वॉक, वी कैन रन ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन हमारे शूज और ग्राउंड के बीच में, फ्रिक्शन जो है शूज को स्लिप नहीं होने देता, उसे रोक देता है, जिसे दूसरा पैर उठा के आगे रख देते हैं। स्लिप नहीं होने दिया मतलब उसके ऊपर रिलेटिव मोशन नहीं होने दिया। रिलेटिव मोशन मीन्स एक का दूसरे के साथ मोशन नहीं होने देता। तो थोड़ा थोड़ा यू गॉट। फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है जी? व्हाट इज फ्रिक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। डू राइट फास्ट। वेदांत बताएगा क्या लिखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एडिशनल पॉइंट है,
फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज नेम्ड viscous force. We will study about this in chapter 9. इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है जी। यहां बात करते हैं अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है बताएगा कोई? सबसे पहले स्टैटिक friction, second one is limiting friction, and third one is kinetic और dynamic friction। देखिए जरा, third one is kinetic और डायनामिक फ्रिक्शन। क्या है तीनों, एक एक करके बात करते हैं। रोने जाग रहे हो? सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। व्हाट वी हैव डन, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, मास ऑफ द ब्लॉक इज m। इसको हमने F फोर्स लगा के जैसे ही पुल किया, पुश किया, F फोर्स के साथ इसे पुल किया, है ना, पुल करा है हमने। प्लीज होप यू गॉट नाउ। पुल किया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। इसके अपोजिट मतलब इधर। किसने लगाया फ्रिक्शन? ग्राउंड ने। जैसे खींचेंगे ग्राउंड इसको इधर जाने से रोकेगा, यानी सरफेस या ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब at rest or in motion? At rest. Static means at rest. Means when a force is applied and the body remains at rest. हमने फोर्स लगाया तब भी बॉडी रेस्ट में है, मोशन में नहीं आ रही है। दैट मीन्स फ्रिक्शन जो भी लग रहा है यहाँ पे वो उसे रेस्ट में रखे हुए है, नेम्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इफ the body does not move after applying force, external force, then friction is named static friction. Clear definition लिख लेंगे। Next point, static friction applied force से ज्यादा होगा या कम? इधर ज्यादा उधर कम है तो बॉडी इधर भाग लेगी, तो भागेगी नहीं, रुक जाएगी, है ना। और इधर ज्यादा हुआ इधर कम हुआ तो इधर बॉडी चल पड़ेगी। बट बॉडी तो रेस्ट में है। रेस्ट में कब होगी? जब नेट फोर्स, बॉडी रेस्ट में कब है? जब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। सो static friction is equals to applied force। इसका मतलब है, ध्यान दें प्लीज, it means static friction is self adjusting force, sorry, what does it mean? हमने लगाया 1 न्यूटन, बॉडी एट रेस्ट। हमने 1 न्यूटन फोर्स लगा रखा है फिर भी बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो, बॉडी रेस्ट में होगी। हमने लगा दिया 2 न्यूटन, अब भी बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया होगा। वो हम नहीं लगा रहे, वो कौन लगा रहा है? ग्राउंड।
हमने लगाया 2.5 न्यूटन, अब भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये 2.5 हो गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मींस अपने आप अप्लाइड फोर्स के इक्वल एडजस्ट हो जाता है। जब तक बॉडी रेस्ट में है नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, वो तभी होगा जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। सो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट में है स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, अपने आप एडजस्ट करता है वो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करते करते, पेन रख दो जी, इसको इंक्रीज करते जाएंगे ये भी इंक्रीज होता जाएगा, इसको कितना मर्जी बढ़ा लो बट ये इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नेम्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन और also named maximum possible friction। इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज नेम्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है उस पर बात करें, उससे पहले चलेंगे थर्ड पे। हमने फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक। बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट आ गई, अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर ली इसने, मतलब उससे और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो वो आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमने इसको और बढ़ाया, तो ये तो मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन इसको बढ़ा दिया, ये नहीं बढ़ेगा तो बॉडी चलना शुरू कर देगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक एंड डायनामिक दोनों का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक मींस मोशन, डायनामिक मींस मोशन। ठीक है, क्या लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन? इफ द बॉडी मूव्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स देन फ्रिक्शन इज नेम्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा ओजस्वी मैम? Force is if a object is on rest and force is applied. हाँ, if the body does not move after applying external force, then friction is named static friction. If the body moves after applying external force, then friction is named kinetic friction. And maximum static friction is named limiting friction. Hope you got? Yes, sir. Do write fast. तीनों की डेफिनेशन लिखनी है विद द स्पेस. It tells the presence of mind and absence of mind. जो पूछा उसको बिना सोचे समझे यस नहीं, पहले इसको प्रोसेस करा करो। ऐसे प्रोसेस करने के लिए दिया गया है, यहाँ ऐसे यूज करने के लिए नहीं। देखिए जरा प्लीज, should I go ahead? स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी गौरी मैडम? When a body doesn't move, then an external force is applied. If the body doesn't move when external force is applied, then friction is named static friction. Maximum static is limiting, and when the body moves after applying external force, friction is named kinetic or dynamic friction. ठीक है? देखें जरा प्लीज, क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सामने ध्यान, अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं जरा। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। F क्या है? फ्रिक्शन। N क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला एक्शन एंड रिएक्शन। F प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज नेम्ड म्यू इनटू एन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल को बोलेंगे mu म्यू। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू को हम नाम क्या देंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट पॉइंट वो क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, यानी किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शन ओबे न्यूटन्स, फ्रिक्शन ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है ऋषिका? To every action there is an equal and opposite reaction. बहुत बढ़िया। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, देखना जरा थर्ड पॉइंट कौन बताएगा। देयर इज अ सरफेस ऑन विच अ ब्लॉक इज प्लेस्ड लाइक दिस। मास कितना है, m। इसको इधर फोर्स लगा के हमने पुल किया इधर, तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। लेट F1 in the second position the block is placed in vertical position like this। वही ब्लॉक है लेकिन उसको यहां से वर्टिकल रखा है, सेम ब्लॉक, एंड अगेन पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, तो अब फ्रिक्शन इधर लगेगा F2। कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, F1 या F2? इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट यही है, F किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बट कंडीशन है जब नॉर्मल रिएक्शन इज सेम। नॉर्मल रिएक्शन सेम होगी तो फ्रिक्शन सेम रहेगा। वाई? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो F1 क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, इक्वल टू इट्स वेट mg, यानी क्या आ गया, म्यू mg। यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा, अगेन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इक्वल टू वेट mg। यानी फ्रिक्शन तो दोनों केस में सेम आ रहा है, बट कंडीशन है नॉर्मल रिएक्शन सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। डेली लाइफ में अक्सर हमें फील होता है इस केस में फ्रिक्शन कम होगा। यस, क्योंकि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज वर्टिकल नहीं खींचते, उसको हल्का सा अपनी तरफ टिल्ट कर लेते हैं, ऐसा ना, उसको टिल्ट करके तब खींचते हैं, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो इसलिए लगता है कि फ्रिक्शन कम लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर दिया हमने। यदि एग्जैक्ट वर्टिकल रख के खींचेंगे, नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तो फ्रिक्शन भी सेम होगा। एरिया कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। अब तीनों हमने पढ़ा, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं, सुन रहे हो, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन सेम म्यू इनटू रिएक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शन होगा ही नहीं। जब बॉडी मोशन में कब आएगी, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका होगा, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। होप यू गॉट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तीन फॉर्मूले हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन
म्यू एन। फॉर्मूले याद हो गए? देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे? दिमाग नहीं चलाना, कॉन्सेप्ट लगाना है। चलें जी, देखो जरा, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed on a rough surface where coefficient of friction mu is given 0.1. coefficient of friction कितना है? 0.1. take the value of g as 10. g की वैल्यू 10 रखनी है। when a force of 2 Newton is applied, external force applied कितना है? 2 Newton. then find the frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? जल्दी से बता दो जी, फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो जरा, वो सबने ट्राई कर लिया होगा। लिसन प्लीज। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन मिला, हमारा ध्यान जाता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इक्वल टू एक्शन यानी mg। mg कितना है? 5g, क्योंकि m मास 5 kg इंटू g, तो म्यू इंटू mg। ध्यान दे प्लीज, म्यू कितना है? 0.1। मास कितना है? g की वैल्यू 10। 10 से 0.1 काट दें। 10 से 0.1 कटेगा? यस, तो क्या बचेगा? 5 न्यूटन। कितना आ गया फ्रिक्शन? 5 न्यूटन इज द राइट आंसर, रॉन्ग आंसर? रॉन्ग आंसर। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई समझे जरा, व्हाई रॉन्ग? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन में 5 न्यूटन भी ऑप्शन में होगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। समझे जरा? आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? हमने कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन, और इसके अकॉर्डिंग इधर कितना लग गया? 5 न्यूटन। आर यू प्रेजेंट? एक्टिव। हमने लगाया 2 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना लग गया? 5 न्यूटन। इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो बॉडी किधर चलेगी? पीछे चलेगी। यानी जैसे मैंने 2 न्यूटन से खींचा, यदि ये लगता होता तो इधर ज्यादा फोर्स लग जाता, बॉडी पीछे भाग लेती। ऐसा कभी होता है कि फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चल पड़े? ऐसे होता तो कहीं चलते चलते कोई बड़ा सा ट्रक खड़ा है, उसको हल्का सा खींच देते, पीछे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग जाता, पीछे भाग लेता हूँ। बट ऐसा होता है? एनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स ये फॉर्मूला फ्रिक्शन नहीं बता रहा, ये फॉर्मूला मैक्सिमम फ्रिक्शन बता रहा है। यही बात मुझे सिखानी है। ये फॉर्मूला मैक्सिमम फ्रिक्शन बता रहा है कि यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना हो सकता है। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। हमने कितना अप्लाई करा? हमने 2 न्यूटन अप्लाई करा और मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 हो सकता है। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। क्या लिखें? एज applied force is less than maximum possible friction, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। सो बॉडी क्या रहेगी? बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे रहेगी। और बॉडी मूव नहीं करेगी का मतलब कौन सा फ्रिक्शन? दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग यानी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कितना आंसर आ गया? 2 न्यूटन। इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट अक्सर मिस्टेक यहाँ कर देते हैं। देखें जरा प्लीज, हमने अप्लाई करा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 न्यूटन। हमने अप्लाई करा 1 न्यूटन, हमने 0 तो ये 0, हमने 1 न्यूटन लगाया तो ये भी 1,
2, ये भी 2, ये 5, ये भी 5, ये 6, तो ये 5, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये 5, ये भी 5, ये 4.9, ये 4.9, ये 5, ये 5, ये 5.1, 5। अब बॉडी चलना शुरू कर देगी। ये 5, ये 5, यानी लिमिटिंग आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दिया 5.1, वो तो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो होप यू अंडरस्टूड कि काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इस केस में कितना आया आंसर? 2 न्यूटन, क्योंकि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। होप यू गॉट क्लियर? कितने टाइप का फ्रिक्शन? स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। क्लियर है? जल्दी से कंप्लीट करें एंड डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, कंप्लीट करो इसे एंड देन डू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 64 पेज नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 64 पेज नंबर 120। जल्दी अटेम्प्ट करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। देखो जरा सामने ध्यान प्लीज। क्वेश्चन क्या है? सामने ध्यान, स्टॉप राइटिंग, पुट ऑन ए पेन। अ बॉल रोल्ड ऑन आइस। सामने ध्यान है, नहीं है फिर गड़बड़ होगी, फिर बाद में पूछेंगे सर दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा रिपीट। क्वेश्चन नंबर 64 प्लीज। अ बॉल रोल्ड ऑन आइस विद अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड, यानी इस तरह से हमने 14 मीटर पर सेकंड के साथ रोल करा दिया, यानी मूव करा दिया। तो ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u comes to rest after traveling 40 मीटर। 40 मीटर आगे चलने के बाद कितना डिस्टेंस? 40 मीटर कवर करने के बाद comes to rest means फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन होगा ना। कितना होगा? कैसे निकालें? बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? सामने ध्यान नहीं कुछ बच्चों का, इनिशियल 14 का स्क्वायर इक्वल टू e बाय 2 इंटू, अब भी सामने ध्यान नहीं है, फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आता है ना। क्या करा हमने? 2 को नीचे ले आए और डिस्टेंस को भी नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया माइनस 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196 अपॉन 2 इंटू 40, कुछ कट रहा है? 2 से जाएगा 1 7 पे, 2 से अगेन 7 पे, और ये 20 पे, इट गोज टू माइनस 49/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे, डेसिमल में नहीं लेके जाना। अभी निकालना क्या, तो पढ़ा ही नहीं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सुन रहे हो? म्यू निकालना है। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि बॉल मोशन में है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? सामने ध्यान प्लीज। म्यू इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कैसे निकालें? देखिए जरा, एक्सेलरेशन कितना आ गया जी? माइनस 49/20। सामने ध्यान प्लीज। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है इसमें? इस फ्रिक्शन की वजह से तो स्पीड कम हो रही, यही तो इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में।
सो ध्यान देंगे प्लीज, यहां फ्रिक्शन कितना होगा, कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालने, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है जी। तो मास कितना गिवन है m, एक्सेलरेशन कितना है, अभी ऐसे ही रख लेते हैं, अभी ऐसे ही रख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया ma बाय नॉर्मल रिएक्शन, यही होगा ना, नॉर्मल अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जी, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ऑब्वियसली इक्वल टू द वेट mg। दिस इज m से m काट दें, म्यू इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई -49/20, साथ में g की वैल्यू 9.8, पॉइंट हटा दें तो ऊपर 10 आएगा, 49 टू जा 98, कितना बना, 0 से 0 काट दें, 1/4 यानी 0.25 पॉइंट ध्यान देने वाला है जी, नेगेटिव आ रहा है, ये पॉइंट हमें समझना है। प्लीज ध्यान दें कि हमने एक साइन का कहाँ ध्यान रखना था, म्यू का फॉर्मूला F/n, और जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिटार्डेशन, यानी -n में होगा। नेगेटिव लेके चलेंगे, -1 हमें अपनी तरफ से लगाना है, और एक इसका नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। फ्रिक्शन रिटार्ड कर रहा है तो अपनी तरफ से माइनस साइन लगाना है, और एक यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस माइनस प्लस। हमने क्या करा, सारी वैल्यू जो गिवन थी वहां से थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लिया। म्यू निकालना था, म्यू का फॉर्मूला फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा है, रिटार्डेशन। फ्रिक्शन की वजह से ये रुक रहा है, फ्रिक्शन ने ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू m में -m में लिख देंगे क्योंकि रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। -m में आएगा, a नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस m कट गया है, वी गॉट द आंसर। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, डू कंप्लीट, इसको नोट डाउन करें एंड देन डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, करो ट्राई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल एज इट इज सेम है लाइक 64, बस न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह अल्फाबेट्स दिए हुए हैं विदा। देखो जरा प्लीज, 65 में क्या कहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, with what speed must a body of mass m be projected parallel to the surface to travel a distance as before stopping। सामने ध्यान प्लीज, एक सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट कर दें, थ्रो कर दें, मतलब क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इट कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। तो म्यू कितना दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की फॉर्म में ही गिवन है। सेम क्वेश्चन, ध्यान दे प्लीज, क्या निकालना है, u। फ्रिक्शन किधर होगा, ऑपोजिट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा इसमें, एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यही तो प्रोड्यूस करेगा इसमें रिटार्डेशन। कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन बाय मास, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg, तो ये बनेगा म्यू mg बाय m से m कटेगा, कितना आएगा, माइनस म्यू जी, क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, माइनस म्यू जी। करें सॉल्व, कौन सी इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू 2, a की वैल्यू माइनस म्यू जी इंटू डिस्टेंस s, माइनस से माइनस साइन गेट कैंसल्ड, u स्क्वायर क्या बनेगा, 2
म्यू जी एस, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है। डू कंप्लीट फास्ट, टिल दैट लेट मी मेंशन HW। जल्दी से कंप्लीट करें। आपका होमवर्क इज 64 से लेके आपने करने हैं 67 तक। 64 to 67 न्यूमेरिकल्स, जिनमें दो तो कर ही लिए। पेज नंबर कितना है जी? 120। लेट अस पैक अप द क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर। ये ना, हाँ 120 पेज है। थैंक यू जी। कंप्लीट करें जल्दी से, फिर पैकअप करते हैं।